So 18 year of age is good for a female to conceive a child. Okay, because internal structure मतलब अंदर का जो भी स्ट्रक्चर है वो फुलफिल हो जाता है कोई एक बेबी को ग्रो करने के लिए एट द एज ऑफ 18 साल. ठीक है. सो थोड़ा सा मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक्सप्लेन करती हूँ. एवरी मंथ आफ्टर एन एवरी मंथ देयर इज़ अ स्त्री बीज है वो हर महीने में बाहर आता है ओवरी से. ओके. समटाइम देयर आर 1 or 2 ओवरी, देयर आर 2 ओवरीज लेफ्ट एंड राइट. ओके. तो फिर दोनों ओवरी में से कभी कभी दोनों ओवरी में से एक आता है या तो फिर एक ओवरी से एक ही आता है. मतलब दोनों ओवरी में से एक ही आता है. ओके. सो अगर ओवरी में से एक बार ओवम आया, दैट इज कॉल्ड स्त्री बीज एक बार आने के बाद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देन हार्मोनल चेंजेस स्टार्ट्स. ओके. बट वहाँ पे कोई भी पुरुष बीज नहीं आया, देन वो स्त्री बीज क्या बोलते हैं वो डिटेरिएट होके वो बाहर निकल जाता है. बट इन दैट पीरियड जब भी स्त्री बीज रिलीज होता है, ओके, वो टाइम पे आपका जो यूट्रस है वहाँ पे ब्लड वेसल्स या तो फिर ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है टू बिल्ड. इफ़ मतलब अगर पुरुष बीज आता है तो वहाँ पे एक बेबी ग्रोथ होगा, राइट. तो उसके लिए उसको पहले से ही हार्मोनल चेंजेस होता है, तो उसकी पहले से ही ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है. तो वहाँ पे यूट्रस की वॉल पे एक्स्ट्रा ब्लड फ्लो आता है. बट स्त्री बीज को पुरुष बीज नहीं मिला तो वो उसकी लाइफ साइकिल रहती है कि वो 4 से 8 ही दिन तक जिंदा रह सकता है. उसके बाद वो डेड हो जाता है, वॉश आउट होगा. अगर वॉश आउट हो गया, अगर वो डिटोरिएट हो गया तो हार्मोनल चेंजेस हो जाएंगे. फिर वो जो ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव हुआ था, वो बिल्टअप हुआ था, वहाँ पे वेन्स बहुत स्ट्रांगली वो बीज के लिए खड़ी थी. बट हार्मोनल चेंजेस की वजह से वो ब्रेक हो जाती है. देन यू स्टार्ट गेटिंग अ ब्लड फ्लो. ओके. जस्ट टू एक्सट्रैक्ट वो स्त्री बीज को निकालने के लिए वो ब्लड फ्लो होता है. अगेन आफ्टर 3-4 days 5 days अगेन द हार्मोनल चेंजेस स्टार्ट्स और द ओवरीज गेट रेडी. वापस वो स्त्री बीज रिलीज हो जाएगा आफ्टर 13 to 14 days एंड दैट इज़ द पीक पीरियड टू हैव एन कंसेप्शन. ओके. दिस ये स्त्री के लिए हो गया. ओके. मेंस्ट्रुअल साइकिल यूजुअली स्टार्ट्स अराउंड 13 and 14 बट लिखा है, बट एक्चुअली नाउअडेज इट इज़ मोर अर्ली है, तो बहुत जल्दी है. ओके. 9, 10, 11 साल इज़ वेरी कॉमन. और टिल द एज ऑफ 40 to 50 तक ऑफिशियली लिखा है, बट अभी तो 35 to 40 के एज में भी मेनोपॉज आ जाता है. सो मेनोपॉज इज़ ऑल्सो द स्टेट, वहाँ पे भी देर आर सो मेनी बहुत सारे चेंजेस रहते हैं फीमेल्स के बिहेवियर में, जस्ट बिकॉज ऑफ मैक्सिमम हार्मोनल चेंजेस की वजह से बिहेवियर चेंज होता है, या तो फिर हेल्थ में भी मे बी वेट गेन ज़्यादा हो सकता है, वेट लूज भी हो सकता है. सो जैसे प्यूबर्टी के टाइम पे हार्मोनल चेंजेस हुए थे एंड फीमेल में बहुत सारे चेंजेस हुए थे, वैसे ही मेनोपॉज के स्टेज में भी हार्मोनल चेंज मैक्सिमम होते हैं. यू फाइंड मैनी चेंजेस इन दैट पीरियड ऑल्सो. सो वो 1-2 साल या तो फिर जब भी मेनोपॉज के मतलब अभी जाने का टाइम है, इधर उसके पहले 2 साल या तो उसके बाद के 2 साल, वो उतना पीरियड बहुत क्रूशियल रहता है वो टाइम पे फीमेल के लिए. हमेशा नहीं रहता कि हर एक फीमेल को ऐसा होता है, या तो स्टार्टिंग में या एंड में. इट वेरीज, मतलब हर एक के लिए अलग रहता है. ठीक है. अभी हम जाएंगे नेक्स्ट पुरुष बीज की तरफ. ओके. तो वहाँ पे क्या रहेगा, व्हाट आर द ऑर्गन्स. तो बीजांडकोश, वृषण, वीर्यवाहक नलिका, वीर्यकोश, प्रोस्टेट ग्रंथि, स्नीन. दिस ऑल आर. फिर उसका मैं इंग्लिश वर्ड बोलूँ, देखो अब डायग्राम है ना आपके पास. हाँ. सो आई विल एक्सप्लेन कि क्या 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 है. ठीक है. और एक बात, जो यूरिनरी ब्लैडर है,
यूरिनरी ब्लैडर के फीमेल्स में आगे यूट्रस रहता है, बट मेल्स में डायरेक्टली क्या बोलते हैं यूरिनरी ऑर्गन रहता है, वहाँ पे ये नहीं रहेगा। तो ब्लैडर के आगे एक ही अवयव है, वहाँ पे नहीं है। मेल्स और फीमेल्स में उतना फ़र्क है, बीच में यूरिनरी ब्लैडर के आगे यूट्रस रहता है फीमेल्स में। ओके, सेम थिंग मेल्स में एट द एज ऑफ 9 to 10 और 12 to 13 प्यूबर्टी स्टार्ट्स। उनमें भी बहुत सारे चेंजेस रहते हैं, बॉडी स्ट्रक्चर, या तो फिर मेल्स में स्पेशली वॉइस चेंज वो टाइम पे होता है प्यूबर्टी के बाद। ओके, मे बी क्या बोलते हैं दाढ़ी मीशा सगळे दिवस के बाद। ओके, चेस्ट भी ब्रॉड होता है वो टाइम पे भी। हाँ, और एक बात मैं आगे आ जाता, ठीक है। सो मेल्स में जो टेस्टिस रहते हैं, जो जहाँ से पुरुष बीज जनरेट होता है, सो उनका टेम्परेचर जब भी बच्चे पैदा होते हैं या तो फिर उसके पहले ही इट इज़ देयर इनसाइड द बॉडी, वो बॉडी के अंदर रहता है। तो दोन्ही टेस्टीज म्हणतो आपण, मराठीमध्ये काय म्हणतात मला नाही माहिती, काय म्हणतात मराठीमध्ये काय म्हणतात टेस्टीजला? नॉट अंडकोश, यस अंडकोश, यस। सो अंडकोश यूजुअली अंदर ही रहता है बॉडी के अंदर, बट जब भी बेबी डिलीवर होता है तो वो टाइम पे वो उसका ग्रोथ होने के बाद बॉडी टेम्परेचर, बिकॉज अंडकोश वो बॉडी के टेम्परेचर में ज़िंदा नहीं रह पाता, या तो फिर वो वहाँ से पुरुष बीज डेवलप नहीं कर पाता, इसलिए बॉडी टेम्परेचर थोड़ा वार्म है कंपेयर्ड फॉर द सर्वाइवल ऑफ अंडकोश वहाँ पे नहीं रह सकता, इसीलिए वो बाहर पॉकेट में आके रहता है जस्ट टू मेंटेन दैट टेम्परेचर। बाहर आता है बॉडी के बाहर तो 2 डिग्री कम रहता है, सो उसमें वो रह पाता है, दे कैन जनरेट अ पुरुष बीज। ओके, अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल। इसलिए बहुत बार क्या होता है व्हेनेवर है ना कुछ एनवायरनमेंट चेंजेस, या तो फिर कुछ क्या बोलते हैं एक्साइटमेंट, या तो फिर डर, वो टाइम पे द अंडकोश कैन मूव इनसाइड और आउटसाइड, तो वो डिपेंड अपॉन द सिचुएशन, तो वो मेंटेन तब वो हिसाब से कर लेता है। ओके, सो इट मूव्स जस्ट टू मेंटेन द टेम्परेचर, बट वो बाहर ही रहता है, अंदर नहीं रहता। अगर आप कभी भी बच्चे में भी कोई किसी को देखोगे, अगर बहुत बार वो अंदर रहता है, क्योंकि वो डिलीवर तक वो अंदर ही रहता है, बॉडी के बाहर बाद में आता है, मतलब ड्यूरिंग डिलीवरी टाइम। अगर वो बाहर नहीं है दैट इज़ डेंजरस फॉर देम, क्योंकि फ्यूचर में उनको बच्चे नहीं हो सकते, बिकॉज उनके अंडकोश मतलब पुरुष बीज वो नहीं डेवलप कर सकते। सो दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि वो बाहर ही है, जस्ट टू बॉडी टेम्परेचर गर्म रहता है अपना, और बाहर अगर पॉकेट में रहते हैं तो वो कम रहता है। ओके, तो कहाँ तो लिखा है, मतलब मुझे अभी तो नहीं पता, लिखा नहीं है, यस स्टार्टिंग में ही लिखा है शायद। ओके, हाँ, और जैसे फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल फ्रॉम द एज ऑफ 10-12 टिल 40-50 एज, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो टाइम पे है वो टाइम तक शी कैन कंसीव, वो गर्भाशय हो सकता है। वैसे ही फीमेल मेल्स में स्पर्म काउंट्स जनरेट होता है व्हेन द प्यूबर्टी स्टार्ट टिल द एज ऑफ 50 to 70। उन्होंने जननक्षम रहा तो थोड़ा ब्रेन करेंगे या टायर्ड? हाँ, पहले मुझे वो बता, समझा सब, अंडरस्टूड? और ओके, ब्रेन अभी करना है थोड़ा, चलेगा? और एग्जॉस्ट है 5 मिनट्स, चलो थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे। सो ब्रेन, दिस
इज कॉल्ड न्यूरोलॉजिकल सिस्टम। तो ब्रेन में लाइक जैसे ब्रेन इज़ लाइक कंप्यूटर में जो CPU रहता है ना, CPU पता है ना, वो स्क्रीन है, बीच में डब्बा है और कीबोर्ड है, ये 3 चीज़ रहती है। तो जो डब्बा है दैट इज़ कॉल्ड द ब्रेन, क्योंकि वही सब कुछ अपने बॉडी में कोई भी चेंजेस है उसको करना नहीं करना, रिस्पॉन्स देना, दैट इज़ ऑल डिपेंड ऑन द ब्रेन। आज मोबाइल यहाँ से मैं यहाँ रखूँ, ये मेरे हाथ को कमांड कौन करता है? ब्रेन। मेरे ब्रेन ने सोचा कि हाथ, अरे ये पेज उड़ रहा है ना, सपोज ये पेज उड़ रहा है, तो मेरा ब्रेन देख रहा है, मेरी आंखें देख रही है, तो वो देखने के बाद वो स्टिमुलस ब्रेन में जाता है, रिकॉर्ड करता है कि पेज उड़ रहा है, तो रिटर्न सिग्नल आता है कि बाजू में मोबाइल है तो वो रख देगा। तब जाके मेरा हाथ, और हाथ को भी वो कमांड देता है कि तुझे हाथ ऊपर उठा के ऐसे पकड़ना है और इधर आना है। तो ये सभी छोटी छोटी बाबतें वो सभी ब्रेन डिसाइड करते हैं। ब्रेन के पास वो सिग्नल्स आते हैं, वो सिग्नल्स जो आते हैं वो भी एक सिस्टम रहती है। सिग्नल्स को हम बोलते हैं कि मज्जापेशी है ना, वो जैसे किडनी में था नेफ्रॉन, ओके, वो भी थिन वायर लाइक स्ट्रक्चर था, वो तो 100 सेंटीमीटर जितना बिग था, ओके। सो द ब्रेन ऑल्सो, नहीं वो 100 सेंटीमीटर, ये 100 सेंटीमीटर, इसका एग्जॉम। सो वो जैसे नेट वायर जैसे स्ट्रक्चर्स थे, वो भी फिल्टर जैसे, मतलब एक मैश दिख रहा था, वैसे ही ब्रेन में भी लाखों मज्जापेशी है, दैट इज़ कॉल्ड न्यूरॉन्स। वो नेफ्रॉन्स थे, इसीलिए हम किडनी के डॉक्टर को नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं, ओके, नेफ्रोलॉजिस्ट, पता है ना? हाँ, तो बिकॉज किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स रहते हैं और दिस इज़ अ न्यूरॉन्स, इसे न्यूरोलॉजी बोलते हैं, बिकॉज ब्रेन होल डेवलप विद द न्यूरॉन, इसीलिए न्यूरोलॉजी बोलते हैं। न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाना है, न्यूरो, बिकॉज इसको नहीं है, जो आप फोटो देख रहे हो दैट इज़ न्यूरॉन, वो एक ही है, जैसे लाखों है, ओके। सो यही जो आपको एक्सॉन है, वो जो लंबा दिख रहा है, वो उसका अटैचमेंट ऊपर है, जो डेंड्रॉन है वो जो ब्रेन में है, और नीचे ये मज्जापेशी जो नीचे दिख रहा है वो मसल है, ओके। सो इट गिव्स एन कनेक्शन फ्रॉम हियर टू हियर। फिर वो सिग्नल जो पास करना है ना, वो बीच में जो लंबा पैसेज दिखता है ना, वहाँ से ही, तो वही एक तुमको स्टिमुलस यहाँ से मसल से लेकर जाके ब्रेन में जाता है और ब्रेन से वापस उधर से ही रिटर्न आ रहा है। सो ही इज़ द पर्सन कल्प्रिट फॉर एवरीथिंग, ओके। ब्रेन में और एक चीज़ है कि अगर एक बार ये एक न्यूरॉन ख़त्म हो गया ना, इट कैन नॉट बी रीजनरेटेड, इसलिए जब भी किसी को पैरालिसिस हो जाता है, सो वो तुरंत डेवलप नहीं होता, या तो फिर कोई पागल है, ओके, वो जल्दी ठीक नहीं होता, बिकॉज उसके वो सर्टेन न्यूरॉन्स है, सर्टेन क्वांटिटी ऑफ न्यूरॉन्स इज डेड, इट कैन नॉट बी रीजनरेटेड, ओके। जब तुम हड्डी ले लो, हड्डी फ्रैक्चर हो गई, डॉक्टर कुछ जुड़ता नहीं, डॉक्टर प्लास्टर करके क्यों देते तुमको? तुम मिलाओ नहीं, बाकी वहाँ की जो सेल्स है ना, सो एवरी बॉडी हैव एवरी सेल्स, किडनी हैव अ सेल्स, किडनी के सेल्स कौन है? नेफ्रॉन, ब्रेन के सेल्स कौन है? न्यूरॉन। वैसे हड्डियों के भी सेल्स रहते हैं, वो रीजनरेट होते हैं और वो फ्यूज़ करते हैं, जो पोजीशन में रहा वो पोजीशन में फ्यूज़ करते हैं, उसको नहीं पता था ये राइट पोजीशन नहीं, आपने जैसे प्लास्टर लगाया वैसे वो हो जाएगा। आप प्लेटिंग भी करते हैं, मतलब ऑपरेशन किया, उधर प्लेट्स लगाना, फ्यूज स्टेबल किया ना, वो पोजीशन में डाल देते तो वहाँ पे तो बॉडी में हड्डियों के पास ताकत है कि वो रीजनरेट करे, वो फ्यूज़ हो जाता है, वो वापस फंक्शन में आ सकता है, बट ब्रेन डोंट हैव, बिकॉज ब्रेन डोंट हैव एन कैपेसिटी टू रीजनरेट। ब्रेन की ये एक बार न्यूरॉन डेड हो गए, वो डेड हो गए, वो वापस रीजनरेट, दैट इज ओके। सो मैंने फंक्शन बताया, द होल आप पढ़ोगे तो इट्स सेम, ओनली एक ही है कि वॉट एवर स्टिमुलस, आपको जो भी स्टिमुलस मिलता है, मुझे ये करना है, वो करना है, वो हमेशा वो सिग्नल ब्रेन तक जाता है, ब्रेन रिटर्न सिग्नल आपको भेजता है कि तुझे ये करना है, गर्म है, टच किया तो तुरंत हाथ उठा, बट द रिस्पॉन्स इतना सुपर फास्ट रहता है ना, मतलब आप टच करते हो तुरंत हाथ हटा लेते हो, बट वो टाइम तक वो उधर सिग्नल भी गया, रिटर्न भी आ गया, वो इतना फास्ट रहता है, मतलब अपने को लगेगा वो कभी भेजेगा कभी रिटर्न आएगा, इट्स नॉट लाइक दैट।
आपको धूल उड़ रही है, इधर मिट्टी उड़ रही है, तुरंत आप ब्लिंक करके आप बंद कर दो, आपका वो ब्रेन में आया सिग्नल है, इतना सुपर फास्ट है, यू कैन नॉट इमेजिन। ओके, सो दैट इज़ द होल सिस्टम ऑफ द ब्रेन। सो हम लोग शायद जो इंडिविजुअल ऑर्गन है, लाइक क्या बोलते हैं, मोठा मेंदू, लहान मेंदू, मतलब स्मॉल ब्रेन, बिग ब्रेन, एवरीथिंग विल लर्न टुमारो, उसके फंक्शंस। तो हमने 33 से कल करेंगे, फिर आधा हो गया है 33, और आपका ये हो गया है ना 37 से एंडोक्राइन। ओके, तो हम कल ब्रेन करेंगे, न्यूरो करेंगे, और आगे कौन सा बाकी था? हाँ, दिस डाइजेस्टिव, पाचन संस्था, पेज नंबर 22 है ना, वो 2 सिस्टम करेंगे। अगर टाइम बचा तो एक बार हम क्वेश्चन आंसर्स भी कर लेंगे, या तो फिर एक काम करेंगे, कल ये दोनों करेंगे, फिर मैं आपके ग्रुप पे भी हूँ, तो फिर आप है ना बाद में क्वेश्चंस सब करो, बाद में जब भी पूरे वीक में कभी भी मिले, फिर आप क्वेश्चंस डालो कि कौन से क्वेरीज हैं, फिर एक बार हम लोग और एक बार मिलेंगे, विल हैव सॉल्व द क्वेश्चंस क्वेरी, और ठीक है, तब तक फिर हम लोग फिर बाद में आहार का चालू कर देंगे। नहीं, आप इंग्लिश में दे रहे हो, इंग्लिश में आप जो लैंग्वेज में प्रेफर, आपका अभी तक बुक नहीं आया इंग्लिश में, कब आएगा? आपने बोला कि क्वेश्चन का मतलब वो यूनिवर्सिटी वाले नोट्स नहीं दे रहे हैं, सो वी हैव टू बाय, क्या है वो बाय करना इंग्लिश के। अच्छा, बट नहीं कन्वर्ट, मतलब PDF वगैरह कुछ में बात करती हूँ सर से, ठीक है। तो कल सुबह 10:30 बजे, ओके, पर आज का सब समझा, और लास्ट हाँ, चलो, आई थिंक सो इट्स